भैया। दोस्तों नमस्कार, यही सच है। 2021 का सच यही है। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज का छात्र हो, कहीं भी परीक्षा दे रहा हो, कहीं भी रोजगार के दफ्तर लगातार चक्कर काट रहा हो, सड़कों पर उतरा रोजगार के लिए, पढ़ाई के लिए, फॉर्म भर चुका है तो चाहता है परीक्षा हो ही जाए। लेकिन सत्ता के कानों में जू 2021 में नहीं रेंगी। हालात इतने विभत्स होते चले गए कि यूनिवर्सिटीज में भी ताले लगे रहे। ऑनलाइन पढ़ाई और वर्चुअल दुनिया में कदम इस दौर में छात्रों ने रखा। छात्र एकजुट हो नहीं पाए। इस देश के भीतर की राजनीतिक सियासत को अगर समझें तो छात्र और युवाओं की ताकत ने सत्ता बदलने की परिस्थितियां इस देश में 45 बरस पहले पैदा की थी। लेकिन आज की तारीख में छात्र शहर दर शहर अकेला है। चाहे वो इंजीनियरिंग करना चाहता हो या इंजीनियरिंग कर चुका हो, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहता हो या डॉक्टर बन चुका हो, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा में शामिल होना चाह रहा हो या फिर इस 2 बरस में उसकी उम्र लैप्स कर गई हो, वो सड़क पर है। वो आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है, लेकिन कोई रास्ता उसके लिए खुला हुआ नहीं है। बेरोजगारी की परिस्थितियां आजाद भारत में सबसे बुरे दौर में आकर इस दौर में टिक गई है। 2021 शायद भारत के युवा छात्रों के लिए सबसे भयानक काल है। लेकिन 2022 में भी स्थिति सुधर जाएगी, इसकी परिकल्पना कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सत्ता के पास, सरकारों के पास भारत के छात्र, युवाओं और शिक्षा को लेकर कोई विजन नहीं है। वो किन परिस्थितियों में इस देश के छात्रों को देखते हैं, वो रैलियों में देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं बेरोजगारी के आलम में छात्र उनकी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा उठा ले। और इस देश में चुनाव के पीछे चलते हुए छात्रों की तादाद औसत अगर लगाना शुरू कीजिएगा तो कमोवेश हर जिले में 1,75,000 छात्र जो है डिग्रीधारी बेरोजगार है। इस देश में 740 जिले हैं। गुना भाग कीजिएगा तो आप रोजगार दफ्तर में रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद और प्राइवेट जो भी संस्थान काम कर रहे हैं जो रोजगार देने की स्थिति में है, उनके पास दोनों लिस्ट को मिलाइएगा तो 12 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार छात्र इस देश में अलग अलग जगहों पर अपने अपने तरीके से विरोध करते हैं, लाठियां खाते हैं, घर लौट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनके सामने कोई सपना नहीं बचता है। यह कौन सी परिस्थिति है? किसी भी राज्य का जिक्र कर लीजिए, सरकार के डॉक्यूमेंट बताते हैं कि आप जब जिक्र करें तो दिल्ली में तो अभी आप रेजिडेंस डॉक्टर को देख रहे हैं जो नीट और पीजी के काउंसलिंग क्यों नहीं हो पा रही है। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में इसलिए अटका पड़ा है कि वहां पर आरक्षण का जिक्र हो रहा है। जो कमजोर आर्थिक तौर पर तबका है और जो ओबीसी का आरक्षण है, उसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में उलझा हुआ है। लेकिन रेजिडेंट डॉक्टर क्या करें? आज उनके समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी आ गए। वह दिल्ली यूनिवर्सिटी जिसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, ऑनलाइन ही क्लास होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और इन सब के बीच पिछले दिनों आर्थिक तौर पर जो गरीब छात्र हैं उनके लिए भी 10% का कोटा बढ़ा दिया गया। दिल्ली यूनिवर्सिटीज के तमाम प्रिंसिपल्स ने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सरकार ने कहा बजट हमारे पास नहीं है, आप अपने तौर पर पैसा बनाइए और किस रूप में इंप्लीमेंट करेंगे ये आप जानिए। हम इतना ही पैसा दे पाएंगे और उसमें सिवाय वेतन के और कुछ नहीं बचता है। इस देश का छात्र युवा क्या करे? उसके सामने कितना अंधेरा है, और इसमें अगर उसने कुछ निर्णय बड़े नहीं लिए तो शहर दर शहर का मतलब है हमारे पास जो जानकारी है वो पटना, भोपाल, लखनऊ, जयपुर, गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र में नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, मुंबई, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, दिल्ली की स्थिति, लखनऊ की स्थिति, तमाम जगहों पर छात्र किसी ना किसी परिस्थिति में सड़क पर आए, लाठियां खाई, लौट चले। कोई शिक्षक की भर्ती के लिए सड़क पर था, कोई चाहता था कि रोजगार के लिए जो परीक्षा वो दे चुका है उसका रिजल्ट तो आ जाए, वह भी नहीं आ पा रहा है। जब हमने इस बात का जिक्र किया आपसे कि क्यों 2022 एक निर्णायक साल इस देश के युवाओं के लिए है, तो इस बात की परिकल्पना कीजिए कि 2020-2021 2 बरस से भारत की यूनिवर्सिटीज बंद है, ऑनलाइन ही सब काम हो रहे हैं, ऑफलाइन कुछ नहीं हो पा रहा है।
छात्रों का आपस में मिलना तक नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में छात्र अलग थलग पड़ा हुआ है। सरकारों का बजट एजुकेशन को लेकर लगातार कम होते जा रहा है। हायर एजुकेशन की दिशा में सरकार और ज्यादा पैसा कम कर चुकी है इस बजट में। इस देश से जिनके पास पैसा है वो हायर एजुकेशन के लिए देश छोड़ने को तैयार है। 5,30,000 छात्रों ने 2021 में हायर एजुकेशन के लिए भारत को छोड़ दिया। उन्हें यहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आई, जो एक लिहाज से सबसे ज्यादा इसलिए है क्योंकि बीते 7 वर्ष में 2014 के बाद से अभी तक की परिस्थिति में लगभग 30 लाख बच्चे भारत छोड़कर हायर एजुकेशन के लिए जा चुके हैं। कोई जिम्मेदारी किसी की नहीं बनती है, लेकिन इस देश की स्थिति क्या वाकई इतनी नाजुक है? हमें लगता है जब इन परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें उससे पहले एक क्षण के लिए छात्र इन बातों को समझ लें। इंदिरा गांधी के दौर में भी उस समय करप्शन का बोलबाला था, महंगाई चरम पर थी, भाई भतीजावाद था। इन सारी परिस्थितियों को लेकर छात्रों में आक्रोश था। हॉस्टल में सामान महंगा हो रहा था और गुजरात में यूनिवर्सिटी के जरिए वहां पर छात्रों ने मेस में मिलने वाला जो सामान था उसके कॉस्टली होने पर, महंगा होने पर उन्होंने आंदोलन छेड़ा। जयप्रकाश नारायण को पत्र लिखा, जेपी ने हामी भरी और जेपी ने देश भर के तमाम युवाओं से कहा इस आंदोलन को सफल जरूर बनाइए। वो आंदोलन सफल हुआ। उसके बाद जेपी बिहार पहुंचे और कहा गया तब गुजरात अब बिहार, और उसके बाद बिहार में आंदोलन शुरू हुआ। जानना चाहते हैं उस समय क्या स्थिति थी? छात्रों ने पहली बार समाज के भीतर जो महंगाई को लेकर आक्रोश था, जो करप्शन को लेकर आक्रोश था, जो सत्ता की तानाशाही को लेकर आक्रोश था, उसे भी अपना मुद्दा बना लिया। यानी स्टूडेंट्स के मुद्दे और देश के भीतर लोग जिन मुद्दों से दो चार हो रहे हैं उसको भी जोड़ लिया। और आंदोलन की शुरुआत 1974 को खास तौर से 18 मार्च के दिन हुई जब विधानसभा पटना का घेराव किया गया। उसके बाद इस आंदोलन को कोई रोक नहीं सका और इसकी परिणति दिल्ली में बैठी हुई इंदिरा गांधी की सत्ता की बदल के साथ ही नजर आई। उस वक्त जेपी ने अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाया था। उन्हें बुलाया, बातचीत किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने उसके बाद जनसंघ और आरएसएस के स्वयंसेवक भिड़ गए, उस आंदोलन में शरीक हो गए। मौजूदा वक्त में तो इन्हीं की सत्ता है, अब आप क्या करेंगे? और उस वक्त जो आंदोलन कर रहे थे वही सत्ता संभाले हुए लोग मौजूदा वक्त में हैं और उन्हीं परिस्थितियों से इस देश को फिर से दो चार होना पड़ रहा है। तो युवा क्या करेगा? युवाओं के सामने संकट किस बात का है? नौकरी का है, नहीं मिलेगी। एजुकेशन का है, अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी। किस बात का संकट है? इस देश की परिस्थितियों को अगर एजुकेशन के साथ इस देश का युवा बदलना चाहता है तो उसे पॉलिटिकल पार्टीज की रैलियों में झंडा उठाने का काम बंद करना होगा, अपने तौर पर खड़े होना होगा। क्योंकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, जब हमने देखना शुरू किया कितने युवाओं की मौजूदगी पॉलिटिकल पार्टीज में होती है, तो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, इवन जो तृणमूल कांग्रेस, जो ममता बनर्जी की पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर युवा माइनस कर दीजिएगा तो उस पार्टी की स्ट्रेंथ गायब हो जाएगी। लेकिन यही वो लड़के हैं, यही वो युवा है, यही वो छात्र हैं जो रैलियों में नजर आते हैं, जो झंडा उठाए हुए चलते हैं। क्या इन्हें अब इस बात को लेकर एकजुट होना चाहिए? इस देश में परिस्थिति क्या ऐसी बन रही है? 2022 शायद आने वाले वक्त में एक महत्वपूर्ण साल होगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम, उसके बाद युवाओं के सामने की भयानक शून्यता और बढ़ जाएगी। हम इन बातों का इसलिए भी जिक्र कर रहे हैं क्योंकि जब बिहार आंदोलन शुरू हुआ जिसने दिल्ली की गद्दी तक को डिगा दिया, छात्रों ने अपने 8 मुद्दे रखे, लेकिन 4 मुद्दे सार्वजनिक थे: महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन, जो सीधे सीधे रोजगार से जुड़े। और रोजगार की कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि उस वक्त देश के भीतर में जो असंतोष था, जो भुखमरी थी, करप्शन था, अत्याचार था, रिश्वतखोरी थी और तानाशाही की परिस्थितियां उस दौर में पैदा हो रही थी, कमोवेश उसका नया रूप, नई परिभाषा के साथ मौजूदा वक्त में है। उस समय जो नारे लगते थे, किसी ने भी उस दौर में हिंसा नहीं की। हिंसा करवाने की कोशिश जरूर की गई। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसान आंदोलन इस देश में चला। उस दौर में भी जेपी ने कहा था हम आपके साथ देंगे लेकिन 3 शर्तों को आपको मानना होगा। 1974 का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। मौजूदा वक्त के युवाओं का जन्म उस समय नहीं हुआ होगा, लेकिन मौजूदा वक्त की राजनीतिक सत्ता ने जो हालात देश में पैदा कर दिए हैं वह उस आंदोलन के साझीदार थे। जेपी ने कहा था संघर्ष शांतिमय होना चाहिए। मौजूदा वक्त का युवा इसके लिए तैयार होगा।
उन्होंने कहा था आंदोलन संघर्ष का नेतृत्व कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, उसको नहीं करने देंगे। इसके लिए भी अभी का युवा तैयार होगा। उन्होंने कहा था कि संघर्ष के लिए छात्रों को कम से कम 1 बरस देना होगा। छात्रों ने कॉलेज छोड़ दिए, यूनिवर्सिटीज छोड़ दी। क्या मौजूदा वक्त में ऐसी परिस्थितियां हैं? और यूं भी परिस्थितियां क्यों नहीं है? बीते 2 बरस से इस देश में कहां यूनिवर्सिटीज खुले हैं, कहां कॉलेजेस खुले हैं? इन बातों का जिक्र इसलिए क्योंकि उस समय जो नारे लगते थे, उन नारों पर हम आए और उन पुरानी परिस्थितियों में आपको ले चले। हमें लगता है अब असल सच जान लीजिए मौजूदा वक्त का, जो 2022 में आपको और परेशान करने वाला है। क्योंकि जब आप इस देश के जिले दर जिले देखते हैं, 748 जिलों में औसत निकालिएगा तो 1,75,000 लोग इस दौर में आपको जिले दर जिले डिग्रीधारी बेरोजगार मिलेंगे। सरकारी रोजगार दफ्तर में और प्राइवेट कंपनियों के रोस्टर में अलग अलग तरीके से जो बेरोजगारी छात्रों के नाम लिखे हुए हैं, सरकारी रोजगार दफ्तरों में उनकी तादाद 6,89,00,000 है। इनमें से सिर्फ 27 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई है। यह बीते 7 साल का आंकड़ा है, हम 2014 को एक लकीर मान रहे हैं। सिर्फ 27 लाख लोगों को नौकरी मिल पाई है। 2 करोड़ का वादा दूर की गोटी है। यूपीएससी ने 7 साल में 25,627 नौकरियां दी हैं, लेकिन कितने लड़कों ने अप्लाई किया? सोचिए, 8.5 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया और नौकरियां मिली सिर्फ 25,627 बीते 7 बरस में। स्टाफ सिलेक्शन को लेकर तकरीबन 12 करोड़ बच्चों ने अप्लाई किया बीते 7 बरस में। नौकरियां 2,14,601 बच्चों को मिली। इतनी बड़ी तादाद जिसको कुछ नहीं मिला, वो क्या कर रहा है? वो कहां पर है? वो सड़कों पर नजर आ रहा है, रैलियों में नजर आ रहा है। कौन सी परिस्थितियों को जी रहा है? उनके भीतर का आक्रोश कहां खप रहा है? कौन खपा रहा है? और उसकी भी क्या खरीद फरोख्त इस दौर में पॉलिटिकल तौर पर होने लगी है, जहां पर नोट बांटे जाते हैं, आप रैली में शामिल हो जाइए, झंडा उठा लीजिए, हमारा ये काम कीजिए, वो काम कीजिए, कोई ट्विटर हैंडल पे आ जाए, कोई फेसबुक पे आ जाए। यानी ये सारी परिस्थितियां इस तौर पर जी जा रही है। क्या हो सकता है? क्योंकि संकट देश में लगातार गहराया है आर्थिक तौर पर, जिसका जिक्र हमने कल किया था। आज उससे जुड़ा हुआ एजुकेशन और युवाओं का मसला है। देश में करीब 12 से 13 करोड़ युवा बेरोजगार है। इसमें से जो लोग जातियों की राजनीति करते हैं, आज वह भी समझ ले। ओबीसी सबसे ज्यादा 5 से 6 करोड़ युवा ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास में जो आता है, जिसकी जनसंख्या की गिनती की बात हो रही है, लगभग 5 से 6 करोड़ युवा बेरोजगार है। वो कहां जाएगा? वो कहां खपेगा? और इस देश में इसी दौर में ओबीसी की राजनीति हो रही है, तो उन युवाओं को कैसे राजनीति खपाएगी? क्या इसीलिए ओबीसी की राजनीति हो रही है? जो शेड्यूल कास्ट है उसमें तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ शेड्यूल कास्ट बेरोजगार है। 2 से 2.5 करोड़ बेरोजगार की परिस्थितियों को जी रहे, ना ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम, ना अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम। कहां जाएगा वो? जो अपर कास्ट है उससे भी तकरीबन 3.5 करोड़ ऊंची जाति से जुड़े हुए छात्र, डिग्रीधारी, अलग अलग डिग्रियां लिए हुए बेरोजगार हैं। लड़कियों को लेकर जो चिंता हो रही है, लड़कियों के भी रजिस्ट्रेशन जो है सरकारी रोजगार दफ्तर में पूरे देश में, वह जब हमने निकाला तो वह 2 करोड़ 22 लाख लड़कियां इस देश में बेरोजगार हैं, जो रजिस्टर्ड तौर पर बेरोजगार हैं। इतनी बड़ी तादाद लड़कियों की भी है। अब आप सोचिए, दूसरा हिस्सा आपके जहन में तुरंत आना चाहिए कि क्या ऐसे में, जब ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर में आ चुकी है और राजनीति जब हो रही है, शेड्यूल कास्ट पर होती है, ओबीसी पर होती है, इस पर उस पर तमाम चीजों पर होती है, तो इसका भी हमने निकालना शुरू किया कि आखिर स्थिति क्या है। और जनसंख्या की गिनती तो कर रहे हैं, बेरोजगारों की गिनती भी आप करेंगे क्या? और इसका आकलन सबसे बड़ा ये हो चला है कि मई 2014 जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और फरवरी 2020, इस बीच में ओबीसी से जुड़े हुए 62 लाख लोगों ने को अपने तौर पर लगभग नौकरियों के लिए अप्लाई किया उन्होंने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में। उनमें से 1,71,000 को नौकरी मिली। जो दलित है उसने तकरीबन 41,78,200 बच्चों ने अप्लाई किया। उसमें भी नौकरियां मिलने वाली की तकरीबन तादाद 1.25 से 1.5 लाख है। जो हायर एजुकेशन की परिस्थिति इस देश में बिगड़ती चली गई, जो लोन लेने वालों की तादाद बढ़ गई,
लगभग 150% बढ़ गई। जो किसी तरीके से पैसा मिल जाए, लोन मिल जाए, बाहर जाके पढ़ाई कर लें, कुछ कर लें, कैसे कर लें, किसी भी रूप में। इसीलिए जो हम जानकारी दे रहे थे, देश छोड़कर जो बच्चे चले गए उनकी तादाद लगभग 30 लाख तक हो गई और 5,30,000 2021 में बच्चों ने छोड़ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि नौकरियां नहीं है या कोई विजन ही नहीं है, क्योंकि इस देश के भीतर में 80 लाख पद खाली पड़े हैं। आप कल्पना कर रहे हैं, पार्लियामेंट में एक सांसद की मृत्यु हो जाए या एक सीट खाली हो, उसके लिए इलेक्शन कमीशन सक्रिय हो जाता है, होम मिनिस्ट्री सक्रिय हो जाती है, जो तमाम संसाधनों को उपलब्ध कराती है। इलेक्शन कमीशन चुनाव करवाता है, सब वोट डालते हैं। लेकिन इस देश में 80 लाख पद खाली पड़े हैं और कोई देखने वाला नहीं है। जब हम इन बातों का जिक्र कर रहे हैं तो जरा एक एक चीज को समझिए। जो राजनीति करते हैं और राजनीति में झंडा बरदार होकर वो सोचते हैं कि उन्होंने फला पार्टी का झंडा उठा लिया है, इससे काम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक पिरामिड की तरह है और ऊपर बैठे हुए लोग अपने तरीके से अपनी सुविधाओं का उपभोग, नीचे का शोषण करके और नीचे को एक्सप्लॉइट करके, और खास तौर से पढ़े लिखों का एक्सप्लॉइट करके वह उस तरीके से जीते हैं। तो आप क्या कर लेंगे? देश भर में 1,10,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर भोपाल में, लखनऊ में, पटना में तीनों जगह निकले बच्चे, तीनों जगह पर लाठियां खाकर उनको भगा दिया गया। यानी पद जो खाली पड़े हैं शिक्षकों के इस देश में वो तकरीबन 11,16,000 है। उसका लगभग 60% तो 3 ही स्टेट में आता है, यूपी, बिहार, बंगाल में। उत्तर प्रदेश में 3,30,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, नहीं हो पा रही है। बिहार में 2,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, नहीं हो पा रही है। पश्चिम बंगाल में 1,10,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, नहीं हो पा रही है। 3 राज्यों में सिर्फ 6,60,000 क्यों नहीं नियुक्तियां कर सकते हैं आप? और जब आप देखना शुरू कीजिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो सैंक्शन पद हैं, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आप स्टेट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, 40 लाख पद हैं। उस 40 लाख पद पर कितने लोग होने चाहिए? 40 लाख होने चाहिए। जब आपने सैंक्शन पद किया, आपको कोई नया पद सृजन भी नहीं करना है, लेकिन जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या है 29,91,691, यानी 10,13,250 पद रिक्त पड़े हैं। यह सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में आता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव पद जो दिल्ली में होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पद अपने तौर पर, उसमें जरा जातियों के लिहाज से भी देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे आपको क्या जातियों की राजनीति में भी जाना है, या इस देश को युवा पहली बार एक होने की जरूरत है, जो इस देश की सियासत को कहीं डंके बजा सके। 74 में हुआ था, उस समय एक नेता सामने था। अभी कोई नेता सामने नहीं आता है जो नॉन पॉलिटिकल हो, सबको राजनीतिक सत्ता दिखाई देती है। शेड्यूल कास्ट 14,361 सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पद खाली पड़े हैं। शेड्यूल ट्राइब 12,612 पद एडमिनिस्ट्रेटिव पद खाली पड़े हैं। ओबीसी के 15,762 पद खाली पड़े हैं। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव में 42,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, वहां की परिस्थिति में लगभग 13,000 से ज्यादा टीचिंग स्टाफ चाहिए, क्यों नहीं भर्ती हो रही है? वहां पर लगभग 24,945 नॉन टीचिंग स्टाफ चाहिए, क्यों नहीं भर्ती हो रही है? कोई नहीं जानता है। इस दौर में अगला सवाल किसी का भी होगा, क्या वाकई सरकार का ध्यान युवाओं को लेकर कुछ भी नहीं? हमें लगा ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है क्योंकि ये सरकार करती क्या है। प्रचार प्रसार तो खूब करते, और हम जब एवरेज निकालते हैं तो इस देश के प्रधानमंत्री के ही प्रचार पर हर साल का एवरेज 1,000 करोड़ के पार कर जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी, हमारे देश में हायर एजुकेशन का कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जिस पर सरकार एक साल में 1,000 करोड़ रुपया खर्च कर दे। जो बजट बनाया जाता है उस बजट में भी लगातार कटौती की जा रही है। और हायर एजुकेशन में खास तौर से रिसर्च और डेवलपमेंट को लेकर जो होना चाहिए, वो दुनिया के जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज तो छोड़ दीजिए, डेवलपिंग कंट्रीज में भारत में सबसे कम जीडीपी का 0.7% खर्च किया जाता है। ऐसा कहीं नहीं है। तो युवा सोचे क्यों नहीं, और युवा अपने हाथ में राजनीतिक सत्ता को ले क्यों नहीं?
और अगर राजनीतिक सत्ता को ले तो वो किसी दूसरे राजनीतिक दल के माध्यम से क्यों ले। वो अपने तौर पर इस देश में बिना इस सोच समझ के कि उसको इस देश में एजुकेशन ठीक करना है, उसको रोजगार चाहिए, वो चाहता है यूनिवर्सिटीज के ताले खुल जाएं, वो चाहता है कि ऑफलाइन पढ़ाई हो, वो चाहता है अपने तौर पर जितने भी सैंक्शन पोस्ट हैं उसको भरा जाए। क्या गलत चाहता है वो इतना ही तो चाहता है। तो इसको चाहने के लिए अब आपको अलग अलग जगहों पर आप लाठियां खाते रहेंगे या किस रूप में खुद को देखेंगे। एकजुट एक भी आंदोलन के पक्ष में, जैसे आज दिल्ली यूनिवर्सिटीज के 8 फैकल्टीज के स्टूडेंट निकल कर आए कि हम रेजिडेंट डॉक्टर के साथ खड़े हैं। ये वही रेजिडेंट डॉक्टर हैं जो जान हथेली पे लेकर पूरे कोरोना काल में लगातार टीकाकरण करते रहे और इलाज करते रहे। लेकिन जब उनकी बारी आई तो सरकार ने आंखें मूंद ली और उसके बाद टेक्निकलिटीज बताने लगी। इस देश के स्वास्थ्य मंत्री भी टेक्निकलिटीज बतलाते हैं, जैसे इस देश के तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्री भी टेक्निकलिटीज बताकर निकल जाते हैं। और अब हर कोई बोलने लगा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी का विरोध भी इस रूप में हुआ कि यह तो पूरा पैसे वालों के लिए है, चीजें तो खत्म हो जाएंगी। उस पर भी लाठियां बरसाई गई। यानी डायलॉग्स नहीं है। हम जरा समझे हम किस दौर में आ गए हैं। इंटेलेक्चुअलिज्म खत्म हो गया है, बौद्धिकता खत्म हो गई है। इस दौर में डायलॉग्स पार्लियामेंट तक के भीतर जब नहीं होते हैं तो सड़क पर आप कैसे किसी से कर सकते हैं। क्या एजुकेशन मिनिस्टर्स बैठने की परिस्थिति में है, जब उनसे सवाल करेंगे तो जवाब देंगे? क्या प्राइम मिनिस्टर बैठने की स्थिति में है, जब उनसे सवाल करें तो वो जवाब दे? नहीं देते हैं, वो सामने ही नहीं आते हैं। हम जब इन बात का जिक्र कर रहे हैं तो जरा ये समझिए कि बजट जो था पिछले साल 2020-21 में, 2021-22 में उसमें कटौती कर दी गई। उस समय पूरा बजट बनाया गया था 99,300 करोड़ का। इस बार का बजट है 93,224 करोड़ का। लेकिन इतनी बड़ी रकम पे भी मत जाइए, क्योंकि इसके भीतर का सच यह है कि इसमें लगभग 65% आपको निकाल देना होगा। वह सीधे सीधे वेतन, पेंशन और इमारतों पर खर्च होता है। इसके अलावा कोई खर्च सरकार, जो बाकी जो 35% बचा उसका लगभग 8% सरकार की यात्राओं पर खर्च होता है, 12% उसमें प्रचार पे खर्च होता है। आपके पास कुछ नहीं बचेगा। जब हम कुछ नहीं बचेगा जिक्र करते हैं तो जरा एक चीज समझिए। इस देश के भीतर में कहा गया कि जो लैंग्वेज टीचर्स होते हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। यह जिक्र पहले किया गया। इस बरस आते आते सरकार ने कहा उसका पैसा जो हम 100 करोड़ रखे थे बजट, वह भी हटा रहे हैं। यानी लैंग्वेज के टीचर्स का लिए हमारा पैसा नहीं है। मदरसा और माइनॉरिटीज के लिए भी 200 करोड़ था, उसको भी इन्होंने साफ कर दिया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जो रिसर्च और इनोवेशन था वह पिछले बरस तक 307 करोड़ था एक साल का, जो इस बार घटकर 237 करोड़ हो गया। इसमें सीधे सीधे 65% कम कर दिया कीजिए वेतन में, पेंशन में, इमारतों में। बाकी छात्रों पर आया कीजिए। और ये बजट जब हम आपको बता रहे हैं तो पता नहीं, आप हैरत में आ जाएंगे। दुनिया की लिस्टेड में 50 टॉप यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च और डेवलपमेंट का सेंटर होता है उस पे इससे ज्यादा खर्च किया जाता है सिर्फ एक फैकल्टी को लेकर। साइंस फैकल्टी का अलग है, आर्ट्स फैकल्टी का अलग है, इंजीनियरिंग का अलग है, मैकेनिकल का अलग है। इस तरीके से बांटा जाता है वहां पर, उसमें भी ज्यादा बजट है। लेकिन हमारे पास पैसा ही नहीं है। एजुकेशन क्वालिटी और अपग्रेडेशन और इंक्लूजन प्रोग्राम जो था 2021 तक, उसके लिए 1,413 करोड़ था। 21-22 में उसमें बजट में रखा गया 0, वह भी खत्म कर दिया गया। यानी युवाओं के लिए सबसे बुरा साल 2021 है। इस पूरी प्रक्रिया के भीतर में 3 सवाल सबसे बड़े हैं जो आखिरी में बड़े महत्वपूर्ण हो चले हैं। सरकार के पास एजुकेशन को लेकर, सरकार के पास नौकरियों को लेकर, सरकार के पास हर बरस ग्रेजुएट होने वाले बच्चे जो निकल कर आते हैं उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। तो अब ऐसी पढ़ाई करने वाला युवा क्या करे, उसको ये सोचना होगा। दूसरा सवाल ये है कि जिस दौर में युवा शहर दर शहर अलग अलग तरीके से भटक रहा है, तो ऐसे में वह युवा कैसे एकजुट हो और इस देश के पूरे एजुकेशन सिस्टम में अपनी मौजूदगी को एक मुश्त एक तरीके से कैसे लेकर आए, यह युवाओं को सोचना होगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि वह पॉलिटिकल पार्टीज जो शायद सोचती भी होगी कि हमारे लिहाज से तो हम एजुकेशन के फील्ड में मास्टर्स हैं, हम अपने तौर पर बहुत बेहतरीन काम करते हैं और इसके लिए हमें लगता है कि क्या वाकई कोई
स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पर एजुकेशन को लेकर अगुवाई करने की स्थिति में है। एजुकेशन का मतलब सिर्फ शिक्षा नहीं है, वो रोजगार की दिशा में भी जाता है। रोजगार इस देश के भीतर में इकोनॉमी को मजबूत भी करता है, जीडीपी को भी बढ़ाता है, ये वर्ल्ड वाइड है। लेकिन हम लोग एक ऐसी परिस्थिति में आकर टिक गए हैं जहां पर सब कोई लड़ाई रोजगार की लड़ रहा है, सब कोई लड़ाई यूनिवर्सिटीज खुलने की लड़ रहा है। यानी जैसे ही आप 18 साल के होते हैं, अगर 18 से 23 साल तक इस फॉर्मेट में कहीं आप फिट बैठते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी नहीं समझ पाए हैं कि 23 साल के बाद जब वो कॉलेज से निकलेंगे तो आने वाले वक्त में उनके सामने कितना घटाटोप अंधेरा होगा, वह अभी से सचेत हो जाए। इसलिए सचेत हो जाए क्योंकि उसके बाद तो ये पुराना लॉट ऐसे ही पड़ा होगा और आप भी निकल कर जाएंगे। 18 से 23 साल तक की उम्र के बच्चों की तादाद भारत में 14 करोड़ से ज्यादा की है। और इस देश में रोजगार देने की परिस्थितियां क्या, यह हमने आपको सामने रख दी। अब ऐसे में एक बार फिर लौट चलिए उस काल में जिस समय छात्रों ने इस देश की सियासत की चूल्हे हिला दी थी। बड़ा पुराना वक्त है, वो सत्ता में वो लोग हैं, जाहिर है 70-75 साल के हो चले हैं, क्योंकि 45 साल पहले का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं। नारे उस वक्त के जरा सुनिए। शुद्ध हृदय है बंद जबान, हमला चाहे जैसा हो हाथ हमारा नहीं उठेगा। ये 1974 का आंदोलन का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सत्ता ही है जिम्मेदार। 1974 का जिक्र कर रहे हैं, अभी का नहीं कर रहे हैं। जनता खुद ही जाग उठेगी, भ्रष्ट व्यवस्था तभी मिटेगी। जिक्र 1974 का कर रहे हैं। और फिर उसके बाद एक उम्मीद की किरण भी आती है। लोक व्यवस्था जाग रही है, भ्रष्ट व्यवस्था कांप रही है। ये धीरे धीरे चीजें पलटने लगी थी। और एक और था कि लाठी गोली हिंसा लूट, जो शहर शहर में पुलिस लाठियां बरसाती हैं, उसको लेकर उन्होंने उस समय कहा था लाठी गोली हिंसा लूट, किसी को इसकी मिले ना छूट। क्या इन परिस्थितियों को मौजूदा वक्त में उतारा जा सकता है? क्या मौजूदा वक्त उस दौर के काल से अच्छा है या बुरा है? मौजूदा वक्त में इतनी बड़ी तादाद में युवाओं के बेरोजगार होने की परिस्थितियां जो जिले दर जिले नजर आ रही है, ऐसी परिस्थिति में राज्य दर राज्य और देश एकजुट होकर एक साथ तरीके से इस देश के एजुकेशन और युवाओं को जोड़ने का प्रयास क्या कोई कर सकता है? यह सवाल है। और शायद 2021 में युवा छात्रों के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2022 में वो क्या करेंगे। 2019, 2018, 2020, 2021 इस रास्ते मत चलिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देश आप ही का है, देश हमारा है। देश, इस देश में पार्लियामेंट में बैठे और विधानसभा में बैठे सांसदों और विधायकों का नहीं है। यह देश हम सब का है। हम ही ने उन्हें वहां भेजा है और उन्होंने ही आंखों पर पट्टी बांध ली है और पुलिस को सड़कों पर खुला छोड़ दिया है, जाओ लाठियां भाजो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।